नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, टीके की कमी की वजह से बढ़ाई जा सकती है 2 खुराकों के बीच की अवधि। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को फटकारा, जब है नहीं तो कौन लगवाएगा वैक्सीन। सरकार के नियम बदलने से एनजीओ नहीं कर पा रहे कोरोना पीड़ितों की मदद। यूपी बिहार के बाद मध्य प्रदेश में भी नदियों में शव बहाने के लिए लोग मजबूर। फलस्तीनी इलाकों में इजरायली बमबारी जारी, अब तक 60 से अधिक मौतें। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। भारत में कोरोना के टीकों की लगातार कमी बनी हुई है। कई राज्यों ने एक निश्चित आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण रोक तक दिया है। दिल्ली में 100 के करीब टीकाकरण केंद्रों को बंद कर दिया गया है। इस बीच राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह NTAGI ने कहा है कि कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच के अंतर को बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह तक किया जा सकता है। इसके अलावा जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं उनको ठीक होने के बाद 6 महीने बाद वैक्सीन लगाई जाए। इसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा है कि पहले दूसरी डोज के लिए 4 हफ्ते का समय दिया गया, उसके बाद उसे 6 से 8 हफ्ते कर दिया गया और अब कहा जा रहा है कि इसकी समय सीमा 12 से 16 हफ्ते कर दी जानी चाहिए। क्या ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारे पास टीकों का स्टॉक ही नहीं है, या प्रोफेशनल वैज्ञानिकों की सलाह के बाद? क्या हम मोदी सरकार के कुछ से कुछ पारदर्शिता की उम्मीद कर सकते हैं? इसके अलावा वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी कुछ इसी तरह का ट्वीट करते हुए कहा है कि क्या मोदी सरकार जनता को इसके पीछे का विज्ञान समझा सकती है। बता दें कि अभी तक कोविशील्ड की 1 खुराक लगने के बाद दूसरी खुराक लगाने के बीच में 4 से 8 हफ्तों का अंतर रखा जा रहा था। इसके अलावा जो लोग कोरोना से संक्रमित होकर ठीक हो गए हैं उनके टीकाकरण को लेकर यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC ने कहा है कि 90 दिनों के बाद उनको टीके लगवाने चाहिए, यानी 3 महीने का ही अंतर रखा गया था। तो ये जो कुछ हो रहा है, जो कवायद हो रही है, वो अचानक क्यों हो रही है, इसी पर सबसे बड़ा सवाल है। क्या अचानक एक सलाहकार समिति ने इस तरह की सिफारिश क्यों की कि 2 वैक्सीन के बीच की खुराक की जो अवधि है उसको बढ़ा दिया जाए? जाहिर है कि टीकों की क्राइसिस पैदा हो गई है और अब ये जुगाड़ मैनेजमेंट सरकार ने शुरू कर दिया है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दी जाए, और जो पूरे शोर मचा हुआ है कि वैक्सीन नहीं है उसको कम किया जाए। तो ये मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, ना कि सही ढंग से इस संकट से निपटने की कोई रणनीति। हम जानते ही हैं कि जगह जगह वैक्सीन की क्राइसिस है, सेंटर बंद हो रहे हैं। जो 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए कहा गया था कि 1800 से 45 वर्ष की उम्र के बीच के लोगों को टीके दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने टीवी पर आकर घोषणा की थी, वो पूरी स्कीम ठप पड़ गई है। टीके हैं नहीं, टीकों की सप्लाई बाधित है, और जो 45 की उम्र के से ज़्यादा के लोग हैं उनके लिए भी टीकों की किल्लत हो रही है। तो ये एक जुगाड़ निकाला है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है इस जुगाड़ तंत्र की वजह से, जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये कि ये क्या सचमुच में वैज्ञानिकों की सोची समझी सलाह है, या सरकारी दबाव में हासिल की गई एक सलाह है सरकार को बचाने की, उसकी चमड़ी बचाने के लिए, और जो आलोचना हो रही है उससे बचने के लिए सरकार ने इस तरह का गुणा भाग किया है। ये जो वैज्ञानिक सलाहें हैं अगर दूसरे देशों को ध्यान में रखें तो उनसे मेल नहीं खाती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अमेरिका का जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है CDC, उसने कहा है कि जिनको कोरोना हुआ उनको 3 महीने बाद ही कोरोना वैक्सीन लगाई जा सकती है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि अब इसको बढ़ाकर 6 महीने कर देना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या इससे ये आएगी कि कहीं ऐसा ना हो कि जो पहली खुराक दी गई है वो अगली खुराक के बीच में इतना अंतर हो जाए कि वो अप्रभावी हो जाए
और उसका जो फ़ायदा मिलना चाहिए वैक्सीनेशन का, जो मरीज हैं उनको या जो लोग हैं उनको, और जो पूरे देश को, कि ताकि कोरोना ना फैले, कहीं वो पूरा जो लक्ष्य है वही न खत्म हो जाए। तो ये एक बड़ी चिंता है जिसके बारे में सरकार पता नहीं सोच रही है, नहीं सोच रही है, या केवल अलोकप्रियता से बचने के लिए अपने जो आलोचना हो रही जगह जगह उसको कम करने के लिए इस तरह के उपाय कर रही है। अगर कर रही है उन चीज़ों को ध्यान में रखे बिना, तो ये बहुत ही घातक सिद्ध होने वाला है। अगली खबर लेते हैं। देश में कोरोना टीकों की कमी के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को लताड़ लगाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा है कि आप फोन कॉल लगाने पर टीकाकरण से संबंधित एक ही चिड़चिड़ाता हुआ संदेश चलाए जा रहे हैं, जबकि आपके पास वैक्सीन है ही नहीं। कोर्ट ने कहा कि आप लोगों का टीकाकरण नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहे जा रहे हैं कि टीके लगवाएं। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि कौन लगवाएगा वैक्सीन जब है ही नहीं। बता दें, देश में लगातार वैक्सीन की कमी बनी हुई है। इस बीच सरकार ने बिना कुछ तैयारी के 18+ लोगों के टीकाकरण का भी ऐलान कर दिया था। तो अभी जो पिछली खबर में मैंने आपसे चर्चा की वो इसी से जुड़ती है कि आप भी फ़ोन करते होंगे तो उस तरफ से मैसेज आता होगा, टीका लगवाइए, भारतीय टीकों पर भरोसा कीजिए, टीका ही एकमात्र रक्षात्मक उपाय है, बचाव का तरीका है। तो ये तमाम संदेश आपको पिछले 6-8 महीने से, बल्कि जब से कोरोना आया है तब से सुनने को मिल रहा है। उसमें टीके वाला हिस्सा ऐड कर दिया गया है। अब आप बताएं कि आपको रोज वही संदेश सुनने को पड़े लेकिन टीके उपलब्ध ना हो तो आपको कैसा लगेगा। और दिल्ली हाई कोर्ट ने ठीक उसी पर उंगली रखी है कि अगर आपके पास टीके हैं तब ये संदेश देने का फायदा है, अगर टीके नहीं हैं तो ये संदेश आप क्यों दे रहे हैं। तो दिल्ली हाईकोर्ट लगातार केंद्र सरकार को फटकार पर फटकार लगाया जा रहा है। उसकी वैक्सीन नीति पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उसने भी खड़े किए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी खड़े कर रहे हैं। केंद्र सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। एक हठीला ढिठाई भरा रवैया जरूर है जिसमें वो कह रही कि हमारी जो टीका पॉलिसी है उस पर कोर्ट दखल न दे, और एक झूठा एफिडेविट भी उसने दिया है। तो ये तमाम चीज़ें, इस पर बहुत चिंता होती कि केंद्र सरकार का जो रवैया है वो किस तरह से जा रहा है, और तमाम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसको इतना उसकी बेनकाब कर रहे हैं, बेपर्दा कर रहे हैं, इसके बावजूद वो चेत नहीं रही है और उसी तरह की निर्लज्जता के साथ एक पर एक कदम उठाए जा रही है। अगली खबर लेते हैं। ऐसे समय जब कोरोना महामारी से जूझ रहे भारत को अधिक से अधिक आर्थिक मदद की जरूरत है, अरबों रुपए अटके पड़े हैं क्योंकि विदेशी दान नियामक अधिनियम में किए गए संशोधन के बाद गैर सरकारी संस्थाओं को पैसे मिलने मुश्किल हो गए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2015 में ही इस नियम में संशोधन किया था। उनका मकसद ये था कि मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर काम कर रही संस्थाओं को नकेल लगाया जाए। इसमें सितंबर 2020 में भी बदलाव किए गए नियमों में, लेकिन इसका ताज़ा शिकार वे गैर सरकारी संस्थाएं हैं जो इस समय ऑक्सीजन, अस्थायी कोरोना हॉस्पिटल, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसी चीज़ों के इंतजामों में लगी हैं। कोलकाता से छपने वाले अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ के अनुसार अमेरिका स्थित दानदाता संस्था अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने भारत में कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए $2.30 करोड़ यानी लगभग 168 करोड़ रुपए इकट्ठे किए थे। उसने $30 लाख यानी लगभग 22 करोड़ रुपए भारत भेजे ताकि कोरोना मरीजों के लिए 2500 बिस्तरों वाला एक अस्पताल तैयार किया जा सके। लेकिन वो पैसा उन्होंने जिस संस्था को भेजा था उसे अब तक नहीं मिल सका है। बैंक के नियम कड़े कर दिए गए हैं, ढेर सारी जानकारियां मांगी जा रही हैं, कई तरह का हिसाब किताब दिखाने को कहा जा रहा है, कई तरह की बंदिशें लगाई जा रही हैं। लाल फीताशाही चरम पर है। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी निशांत पांडे ने कहा, नियम में जो संशोधन किए गए उनसे सारे लोग भौचक्के रह गए हैं। ये गैर सरकारी संगठन ही कोरोना से राहत में अहम काम कर रहे हैं, उन पर ही लगामें कसी जा रही हैं। तो
एक चिंता मोदी सरकार की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की गुजरात के दिनों से रही है, क्योंकि गुजरात में जो दंगे हुए थे उसमें सरकार की भूमिका, मंत्रियों मुख्यमंत्रियों की भूमिका को लेकर सवाल उठे और उसमें बहुत बड़े पैमाने पर जो गैर सरकारी संगठन हैं उन्होंने तहकीकात की, लोगों से बातचीत की, रिपोर्टें तैयार की और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत पर उनको प्रचारित किया, जिससे राज्य सरकार की और उसके नेतृत्व की पोल खुली। और तब से नरेंद्र मोदी, अमित शाह वह इन गैर सरकारी संगठनों को अपना जानी दुश्मन मानते हैं। इसीलिए जैसे ही ये सरकार में आए 2014 में, 2015 में ही उन्होंने इन तमाम गैर सरकारी संगठनों की नकेल कसनी शुरू कर दी। इनको जो भी बाहर से मदद मिलती थी यहाँ पर सामाजिक कार्यों के लिए, चाहे वो गरीबों के लिए हो, आदिवासियों के लिए हो, शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने के लिए हो, सब पर तरह तरह से पाबंदियाँ लगा दी गई और इसीलिए सारे जो एनजीओ हैं वो ठप पड़ गए हैं। अधिकांश एनजीओ ठप पड़ गए हैं। जो बीजेपी समर्थक एनजीओ हैं, जो सरकार की नीतियों के हिसाब से चलने वाले हैं, सरकार के एजेंडे के हिसाब से चलने वाले हैं, वो तो काम कर पा रहे हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है और वो आप समझ ही सकते हैं उनमें काबिलियत भी बहुत कम है। जो काबिल लोग हैं, जो काबिल संगठन है, वो डिफंक्ट हो गए हैं। तो ये जो सरकार की नीतियां हैं उनका असर सबसे ज़्यादा अब पड़ना और अब देखा जा रहा है कि ऐसे समय में जब कोरोना पीड़ितों को बहुत मदद की ज़रूरत है, चारों तरफ से मदद की ज़रूरत है और ये जो हमारे गैर सरकारी संगठनों का जाल पूरे देश भर में बिछा हुआ है, उनमें से कुछ गलत भी होंगे, लेकिन बहुत सारे संगठन ईमानदारी से काम करने वाले लोग भी हैं, तो वो अब कोई किसी तरह की मदद नहीं कर पा रहे हैं, किसी तरह की भूमिका सहयोग इस संकट काल में उनसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सरकार उन्हें तरह तरह से परेशान करने में लगी है। जो इंडिविजुअल हैं, जो स्वतंत्र हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, उन तक को तो सरकार रोक रही है, उन पर मामले दर्ज करवा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही। तो आप सोच सकते हैं कि एनजीओ से जिनसे प्रधानमंत्री और उनकी सरकार अपनी पुरानी दुश्मनी मानते हैं, उनके साथ उनका क्या रवैया, क्या व्यवहार होगा। अगली खबर लेते हैं। उत्तर प्रदेश बिहार की ही तरह मध्य प्रदेश में भी नदियों में शवों को बहाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के पन्ना में कुछ दिन पहले रुंज नदी में 5-6 लाशें मिली थी, लेकिन अब देवास जिले में नर्मदा नदी में शव को बहाए जाने का वीडियो भी सामने आ गया। इस वीडियो में पीपीई किट पहने कई लोग नाव में रखे शव को नर्मदा नदी में डाल रहे हैं। ग्रामीणों ने इस बारे में पुलिस को बता दिया है। पुलिस का कहना है कि वो इस वीडियो की जांच कर रही है। वीडियो में दिख रहे लोग स्थानीय खेत गांव इलाके के बताए जा रहे हैं। स्थानीय खबरों के मुताबिक ये शव 80 साल की एक महिला का था। महिला ने कुछ दिन पहले सीने में दर्द होने और सांस लेने में दिक्कत होने की शिकायत की थी। परिजनों को इस बात का शक था कि महिला को कोरोना हुआ था। वे इसके शव को अंतिम संस्कार के लिए नेमावर घाट पर लेकर पहुंचे और यहां एक नाव को किराए पर लेकर शव को नदी में बहा दिया। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के उन्नाव में गंगा नदी के किनारे ही बड़ी संख्या में शव रेत में ही दफन कर दिए गए हैं। ये हिंदुओं के भी शव हैं। वायरल हो रही तस्वीरों में गंगा किनारे एक कब्रिस्तान सा मालूम होता है, जो बहुत ही भयानक दृश्य है। इन खबरों को लेकर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि खबरों के अनुसार बलिया, गाजीपुर में शव नदी में बह रहे हैं और उन्नाव में नदी के किनारे सैकड़ों शवों को दफना दिया गया है। लखनऊ, गोरखपुर, झांसी, कानपुर जैसे शहरों में मौत के आंकड़े कई गुना कम करके बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हद से ज़्यादा अमानवीयता हो रही है। सरकार अपनी छवि बनाने में व्यस्त है और जनता की पीड़ा असहनीय हो चुकी है। इन मामलों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में तुरंत जांच की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश का हाल तो आप जानते ही हैं। वहाँ पूरी तरह से अराजकता है, कोई प्रबंध नहीं है। ऐसा लगता है कि सरकार है ही नहीं, प्रशासन है ही नहीं, कुछ काम धाम नहीं हो रहा है। लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और हज़ारों की तादाद में लोग मर रहे हैं। हमारे पास रिपोर्ट भले ही ना आ रही हो, लेकिन जिस पैमाने पर शवदाह हो रहा है, चाहे वो स्मशानों में या कब्रिस्तानों में दफनाए जा रहे हैं या नदियों में बह के जा रहे हैं, उनसे लगता है कि स्थिति बहुत ही भयावह है। लेकिन मध्य प्रदेश में भी ये इस तरह की चीज़ें अब देखने को मिल रही हैं, तो जाहिर है कि वहाँ भी डबल इंजन की सरकार है और वहाँ भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, अब ये और भी जगहों से आपको ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन सवाल
डबल इंजन की सरकार या बीजेपी शासित राज्यों की नहीं है। सवाल यह है कि पूरे देश में ही आलम यह हो गया है कि लोग मर रहे हैं और उनको दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, उनकी मदद नहीं की जा पा रही है, क्योंकि सरकारी तंत्र पूरी तरह ध्वस्त हो गया है और सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई थी, सरकार ने कोई तैयारी नहीं की थी कि इस तरह की स्थिति से कैसे निपटा जाएगा। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकारें सब मिलकर एक तरह से ऐसा लगता है कि उन्होंने समर्पण कर दिया है, उनके पास कोई इसका रास्ता इस स्थिति से निकलने का नहीं है। जो रास्ते हो सकते थे वो केंद्र सरकार ने पहले ही बंद कर दिए हैं और उन रास्तों को खोलने में वक्त लग सकता है। आज की अंतिम खबर लेते हैं। इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच हवाई हमले और लगातार दागे जा रहे रॉकेटों से लोगों को डर है कि कहीं ये लड़ाई एक पूर्ण युद्ध के रूप में न ले ले। गाजा के उग्रवादियों ने अभी तक 1000 से अधिक रॉकेट दागे हैं। इसके अलावा इजराइल ने भी सैकड़ों हवाई हमले किए हैं, जिसमें उसका दावा है कि उसने चरमपंथी संगठन हमास के कम से कम 3 बड़े लीडर मार दिए हैं। इस हिंसक लड़ाई में अब तक 60 से अधिक फिलिस्तीनी लोगों की जानें जा चुकी हैं, जिनमें से कम 14 बच्चे हैं। 6 इजरायलियों की भी जान गई है। हालात लगातार नाजुक बने हुए हैं। इस सबसे अंतर्राष्ट्रीय चिंता पैदा हो गई है। दरअसल हाल में फलस्तीन इजराइल संघर्ष की शुरुआत उस वक्त हुई जब यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद के पास इजराइल के यहूदी राष्ट्रवादियों ने एक मार्च निकालने का फैसला किया। ये मार्च उस जीत का जश्न था जो इजराइल को 1967 के युद्ध में मिली थी। 1967 में इजराइल ने यरूशलेम के कई हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया था और वे हिस्से अभी तक इजराइल के ही कब्जे में हैं। इसी मार्च के दौरान हिंसा भड़क उठी थी और उसके बाद से इजराइल का एक जो पूरा खौफनाक रवैया है, गुंडागर्दी वाला, दादागिरी वाला, वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि वो जो फिलिस्तीनी संगठन है, चाहे वो हमास हो, चरमपंथी संगठन है, लेकिन इनसे कहीं बड़ी ताकत उसके पास है, कहीं बड़ी सेना और कहीं ज़्यादा घातक हथियार उसके पास हैं और वो उनका प्रयोग यहाँ कर रहा है। अभी आज ही की खबर है कि वहाँ एक जो मीडिया जो हाउसेस हैं उनका जो पूरी बिल्डिंग थी उस पर उसने बम गिराया है, जिससे पूरी की बिल्डिंग ध्वस्त हो गई है और वहाँ भी कई लोग मारे गए हैं। तो ये इजराइल का रवैया कोई आज का नहीं है। हम पिछले कई सालों से, दशकों से देख रहे हैं कि वो इसी तरह से पेश आ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी उसका कुछ भी नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसके पीठ पर अमेरिका का हाथ रहा है। और जो यहूदी हैं वो चूंकि बहुत संपन्न हैं, उनकी लॉबी बहुत कारगर है, काफ़ी प्रभावशाली है, इसलिए यूरोप, अमेरिका या मध्य पूर्व के देशों पर भी उसका रुतबा रहता है और उससे वो मैनिपुलेट करके इसराइल को बचाए रखते हैं। और जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं बेन्यामिन नेतन्याहू, वो राष्ट्रवाद, अंध राष्ट्रवाद के नेता हैं और उसी के बल पर वो अपनी राजनीति करते हैं। तो अभी जब उनकी राजनीति थोड़ा कमज़ोर पड़ी है तो वो अब इसका सहारा लेकर, चूंकि उनकी सरकार खतरे में है, तो वो इसको सहारा लेकर अपने को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और इस वीडियो को आप बड़े पैमाने पर लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर हूँगा कल की खास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।